सांख्यिकीय माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज श्रेणी का ऐसा प्रतिनिधि मूल्य जो श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हो सांख्यिकीय माध्य कहलाता है। सामान्यतः सांख्यिकीय माध्य से मतलब समांतर माध्य या एवरेज या मीन से ही लिया जाता है और एवरेज या समांतर माध्य तो सांख्यिकीय माध्य है ही सही, क्योंकि ये पूरी श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधि मूल्य है, सभी श्रेणी के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ पर सांख्यिकीय माध्य में वे सभी मूल्य जो श्रेणी के प्रतिनिधि मूल्य हैं या श्रेणी के अन्य सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं सांख्यिकीय माध्य कहलाएंगे। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से जिन सांख्यिकीय माध्यों का अध्ययन करेंगे उनमें है समांतर माध्य, मध्यका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, चल माध्य, प्रगामी माध्य आदि माध्यों का सांख्यिकीय माध्य में अध्ययन करेंगे। ये सभी श्रेणी के प्रतिनिधि मूल्य हैं और श्रेणी के अन्य सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये सभी सांख्यिकीय माध्य कहलाते हैं। इन सभी सांख्यिकीय माध्यों का हर वीडियोज में एक एक सांख्यिकीय माध्य को विस्तार से समझेंगे। उस सांख्यिकीय माध्य का क्या अर्थ है और विभिन्न सांख्यिकीय श्रेणियों में उस सांख्यिकीय माध्य की गणना किस प्रकार की जाएगी। इस वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे समांतर माध्य की। समांतर माध्य का क्या अर्थ है और विभिन्न सांख्यिकीय श्रेणियों में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाएगी। समांतर माध्य यानी एवरेज मीन, और इसी को केवल मीन भी कहा जाता है और केवल एवरेज भी कहा जाता है। केवल एवरेज कहेंगे इसका मतलब भी समांतर माध्य, मीन कहेंगे इसका मतलब भी समांतर माध्य, और एवरेज मीन कहेंगे तो भी समांतर माध्य, और अंकगणितीय माध्य यानी अर्थमेटिक मीन कहेंगे तो भी समांतर माध्य ही कहलाएगा। यानी समांतर माध्य के जो नाम है या जिन नामों से समांतर माध्य को पुकारा जाता है उनमें समांतर माध्य, औसत माध्य, अंकगणितीय माध्य और इन्हीं के इंग्लिश नाम हैं एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज मीन। इन सभी नामों से समांतर माध्य को जाना जा सकता है या इन नामों से समांतर माध्य को ही बुलाया जाता है या ये सभी नाम समांतर माध्य के हैं। यहाँ समांतर माध्य से अर्थ है श्रेणी के सभी मूल्यों के योग में श्रेणी के मूल्यों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त मूल्य समांतर माध्य कहलाता है। इसको सूत्र रूप में कहें तो श्रेणी के सभी मूल्यों का योग बटा श्रेणी के सभी मूल्यों की संख्या बराबर समांतर माध्य। योग के लिए संकेत यूज किया जाता है सिग्मा। सिग्मा से तात्पर्य है ये चिन्ह सिग्मा के लिए यूज होगा और इसका मतलब है योग, और मूल्यों के लिए एक्स शब्द यूज किया जाएगा यानी एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब है मूल्यों का योग, और इस मूल्यों के योग में मूल्यों की संख्या का भाग दे दिया जाए तो जो प्राप्त होगा
वो कहलाएगा समांतर माध्य। मूल्यों की संख्या के लिए संकेत यूज करते हैं n, नंबर ऑफ आइटम्स। n बराबर है नंबर ऑफ आइटम्स यानी मूल्यों की संख्या, x बराबर है मूल्य और ये चिन्ह है, इसको बोलेंगे सिग्मा, और सिग्मा x बराबर मूल्यों का योग, और मूल्यों के योग को मूल्यों की संख्या से विभाजित कर देंगे तो प्राप्त मूल्य कहलाएगा समांतर माध्य। और समांतर माध्य के लिए संकेत के रूप में यूज करेंगे x बार, x बार यानी समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का अर्थ हो गया है श्रेणी के मूल्यों के योग को श्रेणी के मूल्यों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मूल्य श्रेणी का समांतर माध्य कहलाता है। ये तो समांतर माध्य का अर्थ हो गया है। इसके बाद समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए सांख्यिकीय श्रेणियों को समझना आवश्यक है। 3 प्रकार की सांख्यिकीय श्रेणियाँ होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में गणना का तरीका, खंडित श्रेणी में गणना का तरीका और अखंडित श्रेणी में गणना का तरीका, इस वीडियो में इनको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा इसको समझ लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी से मतलब है ऐसी श्रेणी जिसमें केवल मूल्य दे रखे हों या श्रेणी में जितने भी मूल्य दे रखे हों उन सबको अलग अलग व्यक्तिगत इकाई के रूप में दिखा रखा हो। जब हर मूल्य को व्यक्तिगत इकाई के रूप में अलग अलग दिखा रखा हो तो ऐसी श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। कोई मूल्य श्रेणी में 5 बार आया हो तो उसे 5 बार ही अलग अलग लिखा जाएगा। यदि 7 बार आया है कोई मूल्य तो उसे 7 बार अलग अलग लिखा जाएगा। यानी हर मूल्य को व्यक्तिगत इकाई के रूप में दिखाया जाए या लिखा जाए तो ऐसी श्रेणी कहलाएगी व्यक्तिगत श्रेणी। और खंडित श्रेणी से यहाँ मतलब है जब मूल्य चाहे वो 10 बार आया हो लेकिन उसे लिखेंगे 1 बार और उसके सामने जो वो 10 बार आया है ये कहलाएगी उस मूल्य की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी को उस मूल्य के सामने लिख दिया जाएगा। माना 25 मूल्य श्रेणी में 6 बार आया है तो 25 मूल्य को व्यक्तिगत श्रेणी में तो 6 बार लिखेंगे और खंडित श्रेणी में 25 को मूल्य साइड में लिखा जाएगा और वो 6 बार आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता या इसकी आवृत्ति को इसके सामने लिखेंगे। मूल्य 25 और उसके सामने आवृत्ति 6। आवृत्ति को बारंबारता या फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। बारंबारता शब्द भी आवृत्ति के लिए, आवृत्ति शब्द भी आवृत्ति के लिए और इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और संक्षेप में इसके लिए शब्द यूज किया जाएगा f। जब मूल्य जितनी बार आया हो उसके सामने उसकी संख्या लिखेंगे यानी आवृत्ति लिखेंगे तो ये श्रेणी कहलाएगी खंडित। और जब मूल्यों की संख्या बहुत अधिक हो तो उस स्थिति में मूल्यों के वर्ग लिखे जाएंगे। यानी एक मूल्य और फिर उसके बाद दूसरा मूल्य और इन दोनों मूल्यों के बीच के जितने भी मूल्य हैं उनकी आवृत्ति इस मूल्य वर्ग के सामने लिखी जाएगी। जब मूल्य वर्ग दे रखे हों और उनके सामने उनकी आवृत्ति दिखा रखी हो तो वो कहलाएगी अखंडित श्रेणी। ये 3 श्रेणियां मुख्य रूप से होती है सांख्यिकी में, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मूल्य को व्यक्तिगत इकाई के रूप में जितनी भी बार आया उतनी बार लिखा जाएगा। खंडित श्रेणी में मूल्य को
एक बार लिखा जाएगा और जितनी बार वो आया है श्रेणी में उस संख्या को उस मूल्य के सामने आवृत्ति के रूप में लिखा जाएगा। और अखंडित श्रेणी में मूल्य वर्ग लिखे जाएंगे और उस मूल्य वर्ग के बीच में जितने भी मूल्य हैं उनकी संख्या जितनी भी बार आई है श्रेणी में वो आवृत्ति उस मूल्य वर्ग के सामने लिखी जाएगी। इन तीनों श्रेणियों में हर माध्य को ज्ञात करने की या हर सांख्यिकीय माप को ज्ञात करने की प्रक्रिया अलग अलग है। यहाँ हम व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना को समझेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। व्यक्तिगत श्रेणी में जितने भी मूल्य दे रखे हैं उनमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दो रीतियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष रीति और दूसरी लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति में सभी मूल्यों का जोड़ यानी सिग्मा x और इसमें मूल्यों की संख्या यानी n, सिग्मा x बटा n बराबर होगा x बार यानी समांतर माध्य। ये x के ऊपर एक खड़ी लाइन यानी x बार, ये चिन्ह यूज किया जाएगा समांतर माध्य के लिए, यानी x बार बराबर सिग्मा x बटा n, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा n या समांतर माध्य बराबर मूल्यों का योग बटा मूल्यों की संख्या। सिग्मा x बराबर मूल्यों का योग, n बराबर मूल्यों की संख्या और x बार बराबर समांतर माध्य। यानी व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य ज्ञात किया जाए तो उसके लिए सिग्मा x बटा n सूत्र यूज किया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में ये थी प्रत्यक्ष रीति और व्यक्तिगत श्रेणी में ही लघु रीति के द्वारा भी समांतर माध्य की गणना की जाएगी। जब व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा तो उस स्थिति में श्रेणी के मूल्यों में से या श्रेणी के मूल्यों के बाहर से भी किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लिया जाएगा। कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन। किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानकर हर मूल्य में से इस कल्पित माध्य को घटाया जाएगा, यानी मूल्य माइनस कल्पित माध्य बराबर विचलन। विचलन के लिए संकेत यूज करेंगे dx। यहाँ पर लघु रीति में ये dx है और dx बराबर होगा x माइनस a। मूल्य में से कल्पित माध्य को घटाएंगे तो dx आएगा। dx से मतलब है विचलन, x से मतलब है मूल्य और a से मतलब है कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन। कल्पित माध्य के लिए संकेत के रूप में a लिखेंगे, मूल्य के लिए संकेत के रूप में x लिखेंगे और विचलन के लिए संकेत के रूप में dx लिखेंगे। लघु रीति में प्रत्येक मूल्य से विचलन ज्ञात किए जाएंगे मूल्य में से कल्पित माध्य घटाकर। फिर सूत्र रूप में समांतर माध्य की गणना की जाएगी। इन विचलनों के योग को मूल्यों की संख्या से विभाजित कर दिया जाएगा और उसमें कल्पित माध्य को जोड़ दिया जाएगा, यानी एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx बटा n। x बार बराबर एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx बटा n। तो समांतर माध्य लघु रीति में ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटा n। ये थी समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष और लघु रीति व्यक्तिगत श्रेणी में। इसी तरीके से खंडित श्रेणी में भी समांतर माध्य ज्ञात करने की दो रीतियां हैं,
प्रत्यक्ष और लघु रीति। खंडित श्रेणी में मूल्य दिए हुए होंगे और उसके सामने वो मूल्य कितनी बार आया है श्रेणी में ये संख्या लिखी हुई होगी, यानी मूल्य श्रेणी में कितनी बार आया है ये संख्या कहलाएगी आवृत्ति। तो मूल्य और उसके सामने उसकी आवृत्ति, ये दोनों खंडित श्रेणी में दिए हुए होते हैं। और खंडित श्रेणी में यदि प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य ज्ञात किया जाए तो मूल्यों और आवृत्तियों को गुणा किया जाएगा और फिर मूल्यों और आवृत्तियों की गुणाओं के योग में मूल्यों की संख्या का भाग दिया जाएगा। यहाँ मूल्यों की कुल संख्या होगी आवृत्तियों का कुल योग, यानी आवृत्तियाँ क्या है, मूल्यों की संख्या ही है और इन आवृत्तियों का कुल योग कहलाएगा मूल्यों की संख्या। तो आवृत्तियों और मूल्यों को गुणा किया जाएगा, आवृत्तियों के लिए f, मूल्यों के लिए x, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसको बोलेंगे fx। और मूल्यों और आवृत्तियों की गुणाओं का जब योग किया जाएगा तो उसके लिए संकेत यूज करेंगे सिग्मा fx। और इसमें मूल्यों की संख्या यानी आवृत्तियों के योग का भाग देंगे तो मूल्यों की संख्या के लिए या आवृत्तियों के योग के लिए संकेत यूज करेंगे n। यानी लघु रीति में खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति में मूल्यों और आवृत्तियों की गुणाओं का योग बटा मूल्यों की संख्या यानी n बराबर होगा समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा n। खंडित श्रेणी प्रत्यक्ष रीति x बार बराबर सिग्मा fx बटा n। यानी खंडित श्रेणी में मूल्य और आवृत्तियों के गुणा का योग यानी सिग्मा fx, उसमें n का भाग देंगे, जो मूल्य आएगा वो कहलाएगा समांतर माध्य x बार। इसी तरीके से खंडित श्रेणी में लघु रीति से भी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानकर, कल्पित माध्य किसी भी मूल्य को माना जा सकता है, चाहे वो मूल्य श्रेणी में हो चाहे श्रेणी के बाहर हो। 0 से लेके अनंत तक किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य माना जा सकता है, लेकिन सामान्यतया कल्पित माध्य ऐसे मूल्य को माना जाता है जिससे गणन क्रिया सरल हो जाए, सुविधाजनक हो जाए। कल्पित माध्य किसी भी मूल्य को माने समांतर माध्य एक समान आएगा, लेकिन कल्पित माध्य ऐसे मूल्य को मानेंगे जिससे गणन क्रिया सुविधाजनक हो जाए। तो लघु रीति से खंडित श्रेणी में जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानकर उससे विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन बराबर होगा मूल्य माइनस कल्पित माध्य, और संकेत के रूप में विचलन dx के लिए, मूल्य के लिए x और कल्पित माध्य के लिए a, dx बराबर x माइनस a। विचलन ज्ञात करेंगे, फिर इन विचलनों को आवृत्तियों से गुणा करेंगे। dx विचलनों के लिए, आवृत्तियों के लिए संकेत यूज होगा f, फ्रीक्वेंसी या f, और dx और f को गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो कहलाएगा f dx। इस f dx यानी विचलनों और आवृत्तियों के गुणाओं का योग किया जाएगा और फिर इसमें मूल्यों की संख्या का भाग दिया जाएगा। मूल्यों की संख्या यानी n, और यहाँ पर n बराबर या मूल्यों की संख्या बराबर आवृत्तियों का योग। तो सिग्मा f dx बटा n प्लस a, a से मतलब एज्यूम्ड मीन, यानी लघु रीति में समांतर माध्य बराबर हो जाएगा कल्पित माध्य प्लस विचलनों और आवृत्तियों के गुणाओं का योग बटा मूल्यों की संख्या या आवृत्तियों का योग। संक्षेप में इसको संकेत के रूप में यूँ लिखेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटा n।
ये तो थी व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति, और खंडित श्रेणी में भी समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। समांतर माध्य अखंडित श्रेणी में ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में अखंडित श्रेणी में 3 रीतियां हैं। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 ही रीतियां हैं, प्रत्यक्ष और लघु। लेकिन अखंडित श्रेणी में वैसे तो 4 रीतियां हैं, आकलन या योग रीति भी है, लेकिन सामान्यतया 3 रीतियों का ही प्रयोग किया जाता है। आकलन या योग रीति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इससे गणन क्रिया सरल होने की जगह और जटिल हो जाती है। तो अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की 4 रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पदविचलन रीति। इसके अलावा आकलन या योग रीति, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इससे गणन क्रिया सरल होने की जगह और जटिल होती चली जाती है। यहाँ हम अखंडित श्रेणी में 3 रीतियों के द्वारा समांतर माध्य की गणना को समझेंगे, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पदविचलन रीति। अखंडित श्रेणी में मूल्यों के वर्ग दिए हुए होते हैं और उनके सामने उनकी आवृत्तियां दे रखी होती है। मूल्यों के वर्ग से सबसे पहला काम किया जाएगा मध्य मूल्य ज्ञात करना, और मध्य मूल्य का मतलब है मूल्य वर्ग की पहली सीमा और मूल्य वर्ग की दूसरी सीमा दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा मध्य मूल्य। मूल्य वर्ग की पहली सीमा को लिमिट 1 और दूसरी सीमा को लिमिट 2, और इसके लिए संकेत के रूप में यूज करेंगे निम्न सीमा के लिए L1 यानी लिमिट 1 और ऊपरी सीमा के लिए L2 यानी लिमिट 2 या अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा और अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। लोअर लिमिट के लिए L1 संकेत यूज किया जाएगा और अपर लिमिट के लिए L2 संकेत यूज किया जाएगा। इनसे मध्य मूल्य निकालेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के जोड़ में 2 का भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा वो मध्य मूल्य होगा। यानी मध्य मूल्य बराबर, मध्य मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे मिड वैल्यूज, और संकेत इसके लिए MV या X ही यूज करेंगे। इसके लिए भी जो व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में X जिस काम में आ रहा था वो यहाँ पर मिड वैल्यूज काम में आएंगे। यानी मिड वैल्यूज निकालने के बाद इसके लिए संकेत X ही यूज किया जाएगा, और मिड वैल्यू ज्ञात करने का तरीका हो जाएगा लोअर लिमिट यानी L1 प्लस अपर लिमिट यानी L2 बटा 2। वर्ग की निम्न सीमा और वर्ग की उच्च सीमा बटा 2 बराबर होगा मिड वैल्यू। तो अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करते समय सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे वर्ग की पहली सीमा और वर्ग की दूसरी सीमा दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग देकर मध्य मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। इसके बाद प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति में समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा जो खंडित श्रेणी में था। मध्य मूल्य को मूल्य मानते हुए प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति की गणना उसी प्रकार कर ली जाएगी जिस प्रकार खंडित श्रेणी में की जाती है। अब अखंडित श्रेणी में पद विचलन रीति और अतिरिक्त है, और पद विचलन रीति में पद विचलन रीति में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पद विचलन ज्ञात किए जाएंगे। पद विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी के किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लेंगे
और इस कल्पित माध्य को प्रत्येक मूल्य में से घटाया जाएगा तथा वर्गांतर का भाग दिया जाएगा, यानी मूल्य माइनस कल्पित माध्य बटा वर्गांतर बराबर होगा पद विचलन। वर्गांतर से मतलब है वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा बराबर वर्गांतर, और वर्गांतर को इंग्लिश में बोलेंगे क्लास इंटरवल, और इसके लिए संकेत यूज करेंगे आई यानी क्लास इंटरवल, और इसको ज्ञात करेंगे L2 माइनस L1। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा क्लास इंटरवल, I बराबर क्लास इंटरवल या वर्गांतर, और L2 बराबर वर्ग की उच्च सीमा, L1 बराबर वर्ग की निम्न सीमा। उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कहलाएगा क्लास इंटरवल वर्गांतर। और इसके बाद पद विचलन का सूत्र हो जाएगा d डैश x, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे पद विचलन, स्टेप डेविएशन, बराबर प्रत्येक मूल्य में से कल्पित माध्य को घटाएंगे और वर्गांतर का भाग देंगे। मूल्य माइनस कल्पित माध्य बटा वर्गांतर बराबर पद विचलन। स्टेप डेविएशन ज्ञात करने के बाद इन स्टेप डेविएशन को वर्ग की आवृत्तियों से गुणा कर लिया जाएगा, और आवृत्तियों से गुणा करने के बाद ये कहलाएगा f d डैश x, d डैश x पद विचलन के लिए। तो f इंटू डी डैश एक्स बराबर f d डैश x, फिर इसका योग कर लिया जाएगा और सूत्र के रूप में समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। कल्पित माध्य प्लस विचलनों, पद विचलनों व आवृत्तियों के गुणाओं का योग बटा वर्गांतर, और फिर जो आएगा उसको वर्गांतर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा n इंटू आई, ये हो जाएगा पद विचलन रीति से। हर मूल्य में से x a को घटाया था इसलिए सूत्र में a को जोड़ देंगे, और i का भाग दिया था इसलिए i से गुणा कर देंगे, यानी कल्पित माध्य प्लस पद विचलनों और मूल्यों के गुण, पद विचलनों और आवृत्तियों के गुणाओं का योग बटा मूल्यों की संख्या यानी n इंटू आई। जो आएगा इस सूत्र से वो कहलाएगा समांतर माध्य यानी x बार। संकेत के रूप में इसको यूँ लिखा जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा n इंटू आई। ये है समांतर माध्य की पद विचलन रीति से गणना।